क्योंकि अभी आपका मेरे को लेक्चर भी लेना है। यदि मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना तो एक ही लेक्चर में, मतलब पूरे 2 घंटे के लेक्चर में मेरा डाटा एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके, सो लाइट रिएक्शन जो है, तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में आपको एटीपी और एनएडीपीएच, तो ये एटीपी जैसे ही सिंथेसाइज होंगे तो वैसे ही यूटिलाइज हो जाएंगे क्या? नहीं, तो वो स्लोली स्लोली, अभी वो कितने अमाउंट में होते हैं वो भी डिपेंड करता है। अभी समझ लीजिए 2000 एटीपी मॉलिक्यूल्स और 2000 एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हुए। अब ये 2000 एटीपी और 2000 एनएडीपीएच सिंथेसाइज हुए हैं, वैसे ये 3000 होंगे और ये 2000 होंगे यदि होंगे तो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। यदि मैं मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो एक 5 मिनट में मैं करूंगा, एज लाइट नहीं है यहाँ पे, और लाइट नहीं होने के कारण मे भी हो सकता है कि वो बंद, मतलब होगा ही वो, शॉर्ट बंद होगा 15-20 मिनट में नहीं लाइट आई तो। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए अभी एक मिनट है, मेरे को पहले ना एक काम कर लेने दीजिए, कम से कम प्रेजेंटेशन तो भी होगा मेरे पास। ओके, सो देखिए जो लाइट रिएक्शन होती है, तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे एंड 2000 एनएडीपीएच होंगे। तो अभी ये एनएडीपीएच और एटीपी जब होंगे तो वो इंस्टेंटली एक ही अटेम्प्ट में ही यूज हो जाएंगे क्या? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द
डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, जितना बायोसिंथेटिक फेज मतलब जितना CO2 अवेलेबल है वो स्लोली स्लोली यूटिलाइज करता रहेगा इस चीज को, जितना उसका स्पीड होगा तो उस अकॉर्डिंगली वो यूज करता रहेगा। तो अभी ये प्रोडक्ट जो है वो यूज होते जाएंगे, वैसे ही CO2 जो है वो फिक्स होता जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन फाइनली आफ्टर इन अब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब अभी समझ लीजिए इवनिंग हो गई है, लाइट जो है वो लाइट अब्सेंट है। लाइट अब्सेंट होने के बाद भी कुछ ATP एंड NADP मॉलिक्यूल जो है वो बचे हैं। तो ये NADPH और ATP बचे हैं, तो वो फिर से इस रिएक्शन को कुछ समय तक कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद जो डार्क फेज है वो कुछ समय तक कंटिन्यू होगा। यदि वो कंटिन्यू होगा तो फिर क्या बनेगा, फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होते रहेंगे। और कुछ समय बाद फिर, क्योंकि लाइट नहीं है तो अभी ATP NADPH सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, तो फिर डार्क फेज जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप होने की वजह से फिर आगे फूड जो है वो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। तो जैसे कि अक्षय ने बोला कि O2 को हम ये कर सकते हैं कि O2 प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि O2 प्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स डार्क रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, जब तक O2 प्रोडक्शन होगा तब तक डार्क रिएक्शन होगी। इस तरह से आप ये देख सकते हो कि जो डार्क रिएक्शन है वो कब तक हो रही है। फिर से लाइट जब आएगी तब फिर से O2 प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। O2 प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब क्या, फिर से लाइट रिएक्शन जो है ATP सिंथेसिस और NADPH सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह से वेरीफाई किया गया, तो इसको इस तरह से वेरीफाई किया गया कि जब लाइट नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद डार्क रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही लाइट आएगा फिर से जो डार्क रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया है? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नो सर। बिल्कुल भी नहीं है? नहीं सर। चलिए, नो सर। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि CO2 प्लस H2O जो भी होगा, नंबर अभी लिखता नहीं हूँ, अभी कॉमन हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो लिखना ही चाहिए CO2 प्लस 12H2O which give rise to 6 C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी, राइट है। तो मतलब क्या, जब CO2 कंबाइन होगा वाटर के साथ टू फॉर्म शुगर मॉलिक्यूल, लेकिन वो एग्जैक्टली वाटर के साथ कंबाइन होता है क्या, तो नहीं, सिर्फ वो वाटर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो वाटर के प्रोडक्ट जो है वो है ATP एंड NADPH। ये क्लियर है? यस सर। अब ये CO2 कंबाइन कहाँ पे होगा, CO2 कैसे यूज या यूटिलाइज्ड या एसिमुलेट किया जाता है? तो CO2 का जो एसिमुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है C3 पाथवे से। इसमें क्या होता है कि CO2 जब फिक्स होगा तो CO2 फिक्स होने के बाद वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा या 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, एंड दैट ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड एज 3PGA। मतलब क्या, जब CO2 किसी के साथ कंबाइन होगा तो किसी के साथ कंबाइन होने के बाद नॉर्मली इट विल बी कंबाइन विद द RuBP। किसके साथ कंबाइन होता है C3 में? RuBP के साथ। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 1। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 5। टोटल कितने हुए? 6। तो 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो 3 कार्बन कंपाउंड के बनेंगे, मतलब कितने? 6 कार्बन बनेंगे। तो 6 कार्बन से क्या बनेगा? 2 molecules of 3 carbon compound, and that 3 carbon compound is 3-phosphoglyceric acid। क्या बनेगा? 3-phosphoglyceric acid। समझ में आया? कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। किससे? CO2 और RuBP से। तो ये पाथवे जो भी प्लांट्स फॉलो करते हैं उनको C3 प्लांट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? C3 प्लांट्स। समझ में आया है? एक बार बताइए ना फिर से। ओके, एक मिनट ना। C3 पाथवे मतलब क्या? C3 पाथवे का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि
ऐसे प्लांट जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जब वो प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इन द डार्क रिएक्शन, तो वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का रहेगा? 3 कार्बन का कंपाउंड रहेगा, और इसीलिए उनको C3, उस पाथवे को C3 पाथवे बोला जाता है, और वो जिन प्लांट्स में होता है उनको C3 प्लांट्स बोला जाता है। समझे क्या? यस सर। सही में समझ में आया सब लोगों को? कोई है ऐसा इसको ये सेंटेंस यस सर, बताइए ना। एक बार बताओ ना। यस देखिए सर। C3 पाथवे मतलब क्या? C3 पाथवे मतलब वहां पे डार्क रिएक्शन में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होगा, फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट विल बी ऑफ 3 कार्बन। कितने कार्बन से बना होगा वो कंपाउंड? 3 कार्बन से बना होगा। तो 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड कौन सा होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द 3 कार्बन कंपाउंड। अभी ये 3 किसके लिए है? ये 3 कार्बन के लिए नहीं है। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3rd पोजीशन पे होता है, इसीलिए ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। लेकिन ग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर एक बार निकाल के बताया था मैंने, याद है क्या आप लोगों को? बायोमॉलिक्यूल में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, भले मैंने नहीं भी बताया होगा तो। हाँ या नहीं बोल दीजिए कम से कम। है सर। यस सर। आता है क्या आप लोगों को ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर निकालना? देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मेरे को आता है तो तुम लोगों को भी आना चाहिए। समझा क्या? यस सर। यस ये सर। ग्लिसरॉल है। ओके, अभी ग्लिसरॉल में कितने कार्बन आए? 1 2 3, करेक्ट है? यस सर। यस कितना कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरॉल? 3 कार्बन। वेरी गुड, 3 कार्बन कंपाउंड है ना? यस यस सर। ओके, अभी ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरॉल, तो इससे ग्लिसरिक एसिड भी बनेगा। फिर ग्लिसरिक है तो 3 कार्बन ही होगा वो भी। आपने ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब यदि पढ़ाया जाना चाहिए था तो वो यहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए था। लिपिड्स या फैट्स पढ़े थे आपने? यस सर। लिपिड और फैट इज मेड अप ऑफ, if fat is hydrolyzed, then what will they form? Hydrolysis of fat produce fatty acid and glycerol. Fatty acid glycerol. हाँ बोलिए। अभी वो ऊपर से मिक ऊपर से उड़ रहा है मेरे घर के ऊपर से, तो आवाज नहीं आ रहा था मेरे। अभी बोलिए फिर से। Fatty acids and glycerol. कितना फैटी एसिड? 4 5 10 15 50? 1 2 तो 3:1 का रेशियो होता है शायद। हाँ कितना? 3:1 का होता है फैटी एसिड का। 3:1। और तो कोई मतलब है ये क्या? 3 होते हैं और कोई है दूसरा गौरव के अलावा? वो कुछ भी बोल रहा है गौरव। 3:1 तुम्हारा बेसिक सब हिला हुआ है, सब। मतलब तुमको यदि फैटी एसिड में, सॉरी फैट्स में फैटी एसिड्स कितने होते हैं ये नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल है फिर तुम्हारे लिए पहले चैप्टर्स। इट्स 3:1। 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब R1 लग जाएगा, यहाँ पे H की जगह जब R1 लग जाता है तो उसको हम मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे यहाँ का ये H निकलेगा और फैटी एसिड का OH, इस तरह से H2O बाहर निकलेगा। सेकेंड इस पे भी R2 लगेगा, दैट विल बी अ डाइग्लिसराइड। और
जब यहाँ पे ये H निकलेगा थर्ड वाला और यहाँ पे R3 लगेगा, मतलब फैटी एसिड लगेगी, तो दैट विल बी अ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड इज द अदर नेम फॉर फैट, साइंटिफिक नेम जो है वो ट्राइग्लिसराइड है फैट का या लिपिड का। ये पता था? यस सर। वेरी गुड। तो पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। अभी मैं क्या करूं बताइए आप लोग? मेरे को तो ऐसे ही लगाना कि आपको सब पता है, फिर टाइम नहीं जाएगा क्या? ये बताइए मेरे को आप। और या फिर मैं ऐसे ही निकल जाऊं आगे बिना आपको पिछला समझाए हुए? और अक्टूबर में सिलेबस खत्म करके क्या करने वाले हो तुम लोग? पिछला ही कुछ अता पता नहीं हमको तो। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए पूछ रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। वो सुबह सुबह मेरा आवाज थोड़ा चढ़ ही जाता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है क्यों चढ़ता है ऐसा। ये है 3-फॉस्फोग्लिसरीन। कुछ बोलोगे क्या? कुछ है बोलने के लिए क्या? हर कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। सर क्या बोल रहे हैं सर? अरे अक्षय मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा पिछला इतना हिला पड़ा हुआ है कि इतनी सी छोटी सी चीज, ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक है कि पूछिए मत। हाँ, यदि आपको वही नहीं पता है और मैं बिना बताए चला जाता था यहाँ पे, तो क्या समझता था? कुछ भी नहीं समझता था तुम लोग कि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, ये कुछ भी यदि आपका हुआ नहीं है। आपका जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो अभी मैंने नाम लिया ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड, ये क्या है पता है क्या आप लोगों को? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। तो आपको पता है क्या पीजीए जो है वो कार्बोहाइड्रेट है? आपको ये पढ़ाया गया था क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, उसको 3C यदि रहा तो ये लिखा है। ट्रायोस बोलते हैं, यस इसको सर, लिख के टेट्रोस दिया बोलते था। हैं। फिर इसका एग्जांपल नहीं लिख के दिया क्या तुमको ट्रायोस का? दिया था सर। क्या दिया है बताइए? क्या दिया था बताइए? एग्जांपल बताइए ना फिर, क्या दिया था? मैं भी तो सुनूं कौन सा एग्जांपल? DHAP and PGAL ओके, हाँ। तो DHAP मतलब क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। अब ये डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो करीब करीब इसी तरह का होता है, मतलब ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो 2 होते हैं, और फॉस्फेट मतलब यहाँ पे एक, और एसीटोन फॉर्म करता है यहाँ पे वो। तो ये एसीटोन फॉर्म हो गया, और एक OH OP होता है आई थिंक, तो ये OP होता है और यहाँ पे OH होता है, सो दैट विल बी अ डाइहाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट। तो ये और ये दोनों प्रोडक्ट इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, मतलब जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अल्डिहाइड और एसिड का फर्क आपको पता है तो मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं अभी। बट यहाँ पे आपको ट्रायोज में DHAP और PGAL दिया था, यहाँ पे आपको टेट्रोज में क्या एग्जांपल दिया था? एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोज एंड इरिथ्रोलोज। हाँ, और पेंटोज में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एक ही चीज है।
उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस है। हिग्जोस का एग्जांपल बताइए। ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। हेप्टोस का एग्जांपल बताइए। ऑक्टोस का एग्जांपल बताइए। सर इतने ही दिए थे, सर। वेरी गुड। सो चलिए ठीक है, एक बार ये एग्जांपल जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सारे। हमको अभी आगे ये कंटिन्यूअसली लगने वाले हैं, तो ये एटलीस्ट आप पढ़ लोगे तो मेरे को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ये हो गया आपका PGAL, सॉरी PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या हो गया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 1 2 3 कार्बन कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड सबसे पहले स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा वो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इसीलिए C3 पाथवे, इस पाथवे को C3 पाथवे बोला जाता है, या जिन प्लांट्स में ये पाथवे होता है उसको C3 प्लांट्स बोला जाता है। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। ओके। अभी इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो मेल्विन केल्विन ने किया था। C3 पाथवे को किसने डिस्कवर्ड किया था? मेल्विन केल्विन ने किया था। कहाँ पे किया था? अल्गी में किया था। उन्होंने क्या यूज किया था? C14 जो तो आइसोटोप था, तो वो यूज करके उन्होंने अलगल फोटोसिंथेसिस में इन C3 इस C3 प्रोडक्ट को जो है तो वो डिस्कवर्ड किया था, एंड दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड एज C3 पाथवे। और वो किसी भी प्लांट में या अलगी में किसी में भी हो, उनको हम C3 प्लांट्स बोलेंगे। इतना समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट जो है वो है C4 पाथवे। मतलब CO2 एसिमिलेट दो तरीके से हो सकता है। CO2 को यूटिलाइज या फिक्स दो तरीके से किया जा सकता है। एक होते हैं C3 प्लांट जो उसको C3 पाथवे से यूज करेंगे, और दूसरे होते हैं C4 प्लांट जो उसको C4 पाथवे से यूज करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये कितना कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन कंपाउंड। मतलब जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा इसमें, तो वो होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। That will be the structure of oxaloacetic acid. समझ में आया? यस सर। सही में समझ में आया? यस। देखिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो कितना कार्बन कंपाउंड है? अरे नहीं 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 नहीं, गलत हो गया ना। 1 2, वही मैंने बोला, कुछ तो भी गलत हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है? यस सर। फिर से कुछ गलत हो रहा है क्या? COOH COOH। राइट है।
अभी करेक्ट है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ पे यदि आप कार्बन नंबर जो है वो काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अभी जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मतलब जब CO2 यहाँ पे कोई तो भी होगा तो वो इसको दैट विल बी अ PEP, CO2 प्लस PEP। PEP कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। CO2 कितना है? इसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। जब ये कुछ बनाएगा तो वो बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन कंपाउंड, एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। मतलब CO2 को PEP एक्सेप्ट करेगा और PEP एक्सेप्ट करने के बाद वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा, एंड दैट विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड। सो इस तरह से ये इसीलिए इस पाथवे को C4 पाथवे बोला जाता है, और इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? C4 प्लांट्स। इतना समझ में आया है? यस सर। क्लियरली समझ में आया है? अभी सर हाँ कौन से प्लांट में C4 प्रोडक्ट फर्स्ट हाँ, बनता है? ये बात करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। इतना समझ में आया कि ये बताइए मेरे को सबसे पहले। सर यस प्लीज। सर C3 पाथवे में 2 PGA मॉलिक्यूल्स राइट होते, तो राइट, C4 में OA मॉलिक्यूल्स कितने होते? एक होता है ना, अभी बताएं, ये देखिए लिखा भी है मैंने। हाँ सर। हाँ, तो वो एक ही होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड जो है हमें 4 कार्बन का बनाना है। उसका जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है तो वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। यदि ये 7 कार्बन कंपाउंड होता था फिर हमारा 2 कार्बन कंपाउंड 2 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनते थे, क्योंकि 1 और 7 8, तो 8 से फिर हमें 2 मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते थे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, तो वो क्या है? वो PEP है। मतलब क्या? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है। जब 1 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा तो वो कितना कार्बन कंपाउंड बनाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड। और हमारा स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। इसीलिए वो कितना बनेगा? फिर एक ही बन सकता है। 4 कार्बन से एक ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो बन सकता है। सो दैट विल बी अ 1 ऑक्सैलिक एसिड ओनली। तो इस तरह से फिर, और इस पाथवे को डिस्कवर्ड किया था हैच एंड स्लैक ने। तो इसीलिए इस पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? यस, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, अभी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है दिस साइड, दिस इज C3 पाथवे, और ये जो है ये C4 पाथवे है। इन डिटेल में देखने ही वाले हम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। RUBP, कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन। तो आप यदि C3 में देखोगे तो 3 स्टेप में C3 जो है वो कंप्लीट होता है। एक कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है, और तीसरा रीजनरेशन होता है। तो कार्बोक्सिलेशन किसका होगा वो बताएंगे, दैट इज RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद PGA रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड होने के बाद फिर रीजनरेशन होगा। एक्चुअली रिडक्शन जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो वो होने के बाद फिर रीजनरेशन होगा। किसका रीजनरेशन होगा? तो RUBP का रीजनरेशन होगा। तो ये इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज C3 साइकिल एंड दिस इज C4 साइकिल। अभी C3 और C4 साइकिल में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन 1 बाय 1 देखेंगे हम कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है, यदि आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी होगी कि C3 पाथवे जो होते हैं, तो C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, एंड दिस 3 कार्बन कंपाउंड इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है फॉर्म, वो होता है 4 कार्बन कंपाउंड, एंड इट इज oxaloacetic acid, and it is 4 carbon compound. So this is the main difference between the C3 and C4 pathway. इतना समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। अभी C3 के बारे में बात करेंगे। C3 क्या होती है इन डिटेल हम बात करेंगे C3 में कि C3 होती क्या है। तो C3 में देखिए क्या हो रहा है। C3 is also called as Kelvin cycle as it was discovered by the Melvin Kelvin। ये याद रह जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये क्यों है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लोगों को कि C3 जो होती है ना ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। C3 साइकिल C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो, सारे में C3 साइकिल जो होती है तो वो परफॉर्म होती है। इतना क्लियर है? यस सर। डाउट वाले डाउट पूछिए प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है? मेरे को लगा कि सर हाँ प्लीज। सर तो फिर हर प्लांट में 3 पीजीए फॉर्म होगा। राइट, होगा। यस सर। और कोई है? और सर फिर 4 कार्बन वाला कंपाउंड किसमें फॉर्म होगा फिर हर प्लांट में? तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना। हाँ, तो 4 कार्बन वाला भी होगा। मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, जो इसीलिए मैं रुका हुआ था। C3 मतलब पहले क्या होगा समझ लीजिए। अभी ये C4 प्लांट है, ठीक है। अब ये C4 प्लांट में क्या होता है, C4 प्लांट में पहले CO2 आएगा बाहर से और वो PEP लेगा, सॉरी PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट लेगा, वो ऑक्सैलो एसिडिक फॉर्म करेगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अंदर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फॉर्म करने के बाद फिर मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा और 3PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक नहीं सॉरी, क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रोड्यूस होने के बाद ये बैक टू द इधर चला जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से नेक्स्ट CO2 लेगा और ये CO2 जो होगा वो RUBP के साथ कंबाइन होगा। मतलब क्या, C4 प्लांट्स में PEP भी होता है और RUBP भी होता है, लेकिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो PEP होता है। अभी ये यहाँ पे क्या हुआ, ये C4 हो गया पूरा, लेकिन यहाँ पे ये CO2 जो निकला है ये मैलिक एसिड से, तो ये क्या है, ये 1 कार्बन कंपाउंड। फिर RUBP सेकेंड CO2 एक्सेप्टर होता है। तो ये सेकेंड CO2 एक्सेप्टर जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से फिर से C3 साइकिल जो है वो परफॉर्म होना स्टार्ट होगी इन C4 प्लांट्स। समझ में आया क्या? नो सर। नहीं सर। एक मिनट, किसी को समझ में आया क्या जो मैंने बोला? क्रांस एनाटॉमी पढ़ी क्या आप लोगों ने? क्रांस एनाटॉमी? नो सर। बहुत नो मारूंगा, सर। बहुत मारूंगा मैं तुमको, लैपटॉप में घुस घुस के मारूंगा मैं तुम लोगों को। अभी क्रांस एनाटॉमी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? ऐसे कैसे नहीं पढ़ी रहे? चैप्टर खत्म हो गया और क्रांस एनाटॉमी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? हाउ इट इज पॉसिबल? क्रांस एनाटॉमी ऐसा कोई वर्ड भी नहीं सुना क्या तुम लोगों ने? क्रांस एनाटॉमी पता नहीं क्या लिख दिया मैंने तुम्हारे चक्कर में। हाँ सर, वो क्वेश्चन में पढ़ा था। वेरी गुड, चलिए कई तो पढ़ा है। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्रांस एनाटॉमी जो है वो दिखती है। क्रांस एनाटॉमी मतलब क्या, इसमें आपको 2 तरह की सेल्स दिखते हैं। एक होते हैं मेसोफिल सेल्स और दूसरे होते हैं बंडल शीट सेल्स। ऐसा कुछ सुना था क्या?
यस सर। यस सर। यस सर। सुना था ना? यस सर। वेरी गुड। कम से कम इतना तो भी मतलब शुक्र है कि तुम लोगों ने बंडल शीथ सेल और ट्रांस एनाटॉमी सुना है। अभी ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, इनके अराउंड बंडल शीथ सेल जो होते हैं वो रीड लाइक स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। रीड का मतलब पता है क्या आप लोगों को? नो सर। ओके। वो क्या बोलते थे उसको, किसी डेथ हो जाती है नॉर्मली क्रिश्चियन लोगों में, एक मिनट, हाँ क्रिश्चियन लोगों में, तो वो लोग देखिए क्या वर्ड बोला सर आपने? वो किसी की डेथ हो जाती है ना, डेथ, डेथ सुनाई दिया क्या? नहीं सर, वो क्या बोला पहले आपने, क्या पता है क्या? वृद्ध, वृद्ध, वृद्ध। हाँ वो पता है सर। हाँ पता है ना? हाँ सर वो फ्लावर का होता है वही ना? राइट सर्क्युलर राइट गार्लैंड होता है फ्लावर का, वही ना हाँ सर? राइट पता राइट है राइट सर। राइट, उसको वृद्ध बोलते हैं। तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है सिंपली। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस एनाटॉमी। ट्रांस एनाटॉमी में आपको मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल जो है वो सराउंडिंग में दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मेसोफिल सेल जो होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स क्या करेंगे, मेसोफिल सेल्स में पीईपी होता है। तो पहले CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा? पीईपी एक्सेप्ट करेगा। पीईपी ने एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, पीईपी कितना कार्बन कंपाउंड है, राइट? ये कितना 3 कार्बन कार्बन। कंपाउंड है, यस सर। राइट? अभी ये क्या बनाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत, ये वाला दिख रहा है क्या कुछ? ब्लर है सर वो। ब्लर है सर। ये दिख रहा है? यस सर। देखिए ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब क्या है, पीईपी है, ये मेसोफिल सेल है। पीईपी ने क्या किया, CO2 को एक्सेप्ट किया। देखिए CO2 आया, CO2 को एक्सेप्ट किया, CO2 को फिक्स किया। CO2 आएगा तो HCO3 के फॉर्म में आएगा, CO2 प्लस फॉस्फोइनोल पायरुवेट विच फॉर्म्स C4 एसिड। ये C4 एसिड क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू द बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ में ये C4 के फॉर्म में आया, लेकिन ये मैलिक एसिड बन के आया। ये क्या बन के आया? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद क्या हुआ, CO2 जो है वो बाहर निकला। CO2 एक निकलेगा ना, डीकार्बोक्सिलेशन होगा मतलब क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा। करेक्ट है? यस सर। यस सर। फिर CO2 जब बाहर निकलेगा तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? तो C3 एसिड बना, CO2 इधर गया, C3 एसिड बना। C3 एसिड ट्रांसपोर्टेड हेयर इन द मेसोफिल सेल्स, और C3 एसिड ने क्या बनाया फिर, C3 एसिड ने फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे रीजनरेट होके 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अगेन फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज रेडी टू फिक्स द CO2। कितना समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी इसमें क्या हुआ, देखिए ये CO2 को हमने छोड़ दिया था पहले। अभी ये CO2 क्या करेगा, CO2 को यहाँ पे RuBP होगा, मतलब क्या, राइबिलोज बिसफॉस्फेट। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन। CO2 कितना है? 1 कार्बन। टोटल कितना हुआ? 6 कार्बन। 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके 2 मॉलिक्यूल? 3 कार्बन के, एंड दैट विल बी अ 3 PGA। फिर ये 3 PGA बना तो ये किस में एंटर हो जाएगा? C3 साइकिल में। तो यहाँ पे कौन सी साइकिल परफॉर्म होगी? C3 साइकिल परफॉर्म होगी। मतलब क्या, C4 प्लांट में C4 तो साइकिल परफॉर्म होती है, लेकिन C3 साइकिल भी परफॉर्म होती है। सो ऑल्सो फोटोसिंथेटिक प्लांट में C3 और C4 दोनों साइकिल जो है वो परफॉर्म होंगे। समझ में आया है? यस सर। क्लियरली समझ में यस आया सर। आप लोगों को? हाँ प्लीज। कोई ऐसा है क्या, किसी को क्वेश्चन है क्या? समझ में आया है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए,
तो ये जो C3 पाथवे होता है तो वो आपको C4 और C3 दोनों में देखने को मिल जाएगा पहली बार। अभी दूसरी जो चीज है कि ये C3 जो साइकिल होती है वो 3 स्टेजेस में परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, कौन सी? कार्बोक्सिलेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरी रीजनरेशन। इतना समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी ये 3 स्टेजेस क्या है? पहली है कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। आरयूबीपी क्या है? राइब्यूलोज। ओवरव्यू देख लो सिर्फ, फिर हम इन डिटेल जाएंगे। राइब्यूलोज 13 बिस फॉस्फेट ऐसा होता है वो, या 15 है। राइब्यूलोज 15 बिस फॉस्फेट आई थिंक, हाँ 15 बिस फॉस्फेट है, 15 बिस फॉस्फेट। ये हो गया। आरयूबीपी मतलब क्या है ये पता चल गया। Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या होगा? CO2 जो है तो वो फिक्स किया जाएगा। CO2 क्या किया जाएगा? वो फिक्स किया जाएगा। तो देखिए जैसे हमें वहां पे एक H2O मॉलिक्यूल लगा था, तो यहाँ पे भी मतलब लाइट रिएक्शन में तो यहाँ पे भी एक H2O यूज हो रहा है, लेकिन वो फिर से रिमूव हो जाता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल इस रिएक्शन में। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए H2O जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी CO2 जो है तो वो कंबाइन हुआ, मतलब ये किस तरह से एसिमिलेट या फिक्स किया जाता है। राइबुलोज इज द 5 कार्बन कंपाउंड, CO2 इज द 1 कार्बन कंपाउंड। इसका कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? No. नहीं पता? मतलब What is एक्चुअली mean क्या by होता है? carboxylation? Sir, CO2 का fixation. वेरी गुड। CO2 का एडिशन होना किसी भी कंपाउंड में, तो उसको बोला जाता है, या रिडक्शन ऑफ CO2, तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होना। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी ये क्या होगा पता है क्या आप लोगों को? राइबुलोज जो होगा RUBP, तो RUB कंबाइन होगा विद ATP मॉलिक्यूल्स, और ATP मॉलिक्यूल के साथ जब ये कंबाइन होगा तो वो क्या बना देगा? वो बना देगा आपका, सॉरी यस, राइबुलोज 5 फॉस्फेट जब कंबाइन होगा विद द ATP मॉलिक्यूल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बिकम राइबुलोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट इज combined with the CO2 molecule in presence of water, it will form 3-phosphoglyceric acid जो है तो वो बनाएगा। इतना समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया है क्या? सर वो 1,6 क्या बताया? एक मिनट। देखिए सिंपल सी चीज है दैट ये जो RUBP था, तो RUBP कहां से बना? राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट था प्लस ATP ऐड हुआ। ATP ऐड होने के बाद ये राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना। समझ में आया? इतना समझ में आया? यस सर। क्या हुआ? सिर्फ ATP का और प्लस ADP, ATP का एक फॉस्फेट जो है वो राइबुलोज के पास आ गया, और राइबुलोज के पास आने के बाद, राइबुलोज 5 फॉस्फेट के आने के बाद फिर वो क्या बन गया? फर्स्ट जो नंबर था कार्बन का, तो उस पे फॉस्फेट जो है वो बाइंड हो गया, तो ये क्या बन गया? फिर राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बन गया आपका ये प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था अभी फिलहाल। अभी ये जो प्रोडक्ट होगा इसमें प्लस CO2 प्लस H2O जब ये ऐड होगा तो ये क्या बना देगा? ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा।
समझ में आया? यस सर। अभी इस प्रोसेस में क्या हुआ है पता है क्या आप लोगों को? लेकिन इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि यहाँ पे CO2 एडिशन या फिक्सेशन हुआ है। मतलब क्या? कार्बोक्सिलेशन हुआ है। या यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है। और रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन। तो आइदर एडिशन ऑफ CO2 और रिडक्शन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो CO2 is fixed by RUBP to form 2,3-PGA in presence of enzyme RUBP carboxylase। मैंने आपको बोला था that will be a Rubisco। याद है? यस Yes, sir. ओके तो ये रूबिस्को में देखिए मैंने आपको जो उसका कंप्लीट नेम बताया था वो क्या बताया था? याद है क्या आप लोगों को? ट्यूबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। हाँ, ऐसा कुछ ट्यूबुलोज था। बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। लेकिन ऑक्सीजनेज जो होता है तो वो कब एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि ऑक्सीजनेज कब एक्टिविटी करेगा? ऑक्सीजनेज फोटो रेस्पिरेशन के समय एक्टिविटी करता है। मतलब उस समय पे सिर्फ जब CO2 को फिक्स करना होता है तो एक ही एंजाइम काम करता है एंड दैट विल बी अ कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेशन का काम करता है। ऑक्सीजनेज क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन का काम करेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जब ऑक्सीजन बाइंड होगा RUBP को तो ऑक्सीजनेज काम करेगा। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है RUBP को तो कौन एंजाइम काम करेगा? कार्बोक्सिलेज काम करेगा। ये समझ में आया है? Yes, sir. सही में समझ में आया है? जल्दी से बताइए, बहुत पढ़ना है बाकी फिर। हाँ या नहीं बताइए जल्दी से। सर नहीं समझ में आया ना? नहीं सर No. ओके देखिए आपका एंजाइम क्या है? आपका एंजाइम है रूबिस्को। ठीक है, अभी रूबिस्को में राइबोलोज बिसफॉस्फेट, C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। इतना क्लियर है? यस सर अभी CO2 को फिक्स करना है तो ऑक्सीजनेज लगेगा या कार्बोक्सिलेज लगेगा? कार्बोक्सिलेज तो जब CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और उसको RUBP के साथ फिक्स करना होता है तो वो कार्बोक्सिलेज, मतलब क्या यूज होगा? RUBP, सॉरी RUBC, सिर्फ O नहीं यूज होगा। क्योंकि O कब यूज होता है? जब RUBP के साथ +O2 रहेगा तब आपका जो एंजाइम यूज होगा वो होगा RUBIS-O। समझ में आया? हाँ तो जल्दी Yes, बताइए, sir. नहीं तो भी जल्दी बताइए। यस सर Yes, sir. ओके सो दिस वे रूबिस को जो है वो यूज किया जाता है। जैसे CO2 होगा तो वो रूबिस यूज करेगा और जब O2 होगा तो वो रूबिसो यूज करेगा। सो ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है इट इज मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे एबंडेंट एंजाइम यदि कोई प्रेजेंट है या कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो कौन सा है? वो रूबिस्को है। अब ये क्यों है? क्यों है? सर प्लांट में होता है इसलिए प्लांट ज्यादा है प्लांट्स में होता है और प्लांट ज्यादा है इसलिए। अक्षय कार्बन ये फिक्सेशन यस और CO2 कंटेंट के कार्बन फिक्सेशन में होता CO2 फिक्सेशन की वजह से। ओके अक्षय तूने क्या बोला? प्लांट सर। ज्यादा है, मतलब प्लांट में प्रेजेंट है इसलिए। प्लांट में होता है और प्लांट ज्यादा होता है इसलिए।
टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं अर्थ पे? 1.72, 1.8 क्या 8 क्या मिलियन बिलियन? मिलियंस है सर। बिलियन, यस सर। ओके। 17 से 18 लाख स्पीसीज है। 17 उसमें से से 18, 0.5 उसमें से प्लांट 1.2 कितने तक हैं? ही है। प्लांट कितने हैं 0.5 उसमें से? 0.5 मतलब 5 लाख। तो एनिमल ज्यादा हो गए फिर 12 लाख। अक्षय, सर साइज पर मैटर करता है ना। हाँ वेरी गुड अक्षय, इट्स बायोमास। जो बायोमास है उसका वो सबसे ज्यादा है अर्थ पे। और हर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और हर प्लांट यदि फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें डार्क रिएक्शन होगी, और हर डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होगा, और CO2 फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम लगने वाला है वो रुबिस्को होता है। इसीलिए फिर इसका ये जो एंजाइम होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है ऑन द अर्थ। समझ में आया इतना? जल्दी से बताइए। यस सर। देखिए अभी क्या हुआ, RUBP कंबाइन हुआ, RUBP CO2 के साथ कंबाइन हुआ, उसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बने या नहीं बने? यस सर। Yes. ओके। अभी ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बने, तो आगे क्या होगा? आगे होगा रिडक्शन। अभी ये जो रिडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, या फिर हम बोलेंगे कि जो रॉ मटेरियल होता है विच इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसकी प्रोसीजर होती है। इसमें क्या होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोरिलेशन के लिए, और 2 NADH मॉलिक्यूल जो है फॉर रिडक्शन फॉर CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड। मतलब क्या, रिडक्शन में क्या होगा, आपके 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। किसके रिडक्शन के लिए? एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिडक्शन के लिए आपको 2 ATP और 2 NADPH जो है तो वो यूज किए जाते हैं। इतना समझ में आया है? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस। सही में समझ में आया है? यस। तो देखिए अभी जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, तो पहली बात तो हमने कार्बोक्सिलेशन देखा। दूसरा जो होता है वो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या रिडक्शन जो है तो वो हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो ग्लाइकोलिसिस का जो पार्ट होता है, मतलब रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस होती है, तो उसमें जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है तो वो बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो बाद में फॉस्फोरिलेटेड होता है बाय द ATP, और उसके बाद फिर वो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दैट इज एसिड। समझे क्या कुछ? जल्दी हाँ या नहीं बस। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। देखिए अभी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है तो ये यहाँ पे बना है। ठीक है, अभी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में यदि हम ATP डालेंगे तो क्या बनेगा? ये कौन सा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है? 3। इसमें ATP डाला तो क्या बनेगा आगे? अभी तो बताया तुम लोगों को। करेक्ट है? करेक्ट है यस क्या? सर। Yes, sir.
क्या हुआ, Yes, सिर्फ sir. एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। एटीपी से क्या होता है, यदि एटीपी डाला गया है तो वो क्या करेगा, उसका एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा, उसका एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा तो कहीं ना कहीं पे जाएगा। तो इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी निकल गई। अभी इसकी टोपी इसके सर आ गई तो ये क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया अभी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। इसकी टोपी चली गई है तो ये एटीपी की जगह एडीपी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अभी ये होने के बाद क्या होगा, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है ये रिड्यूस किया जाता है बाय NADPH थ्रू द एजेंसी ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज, एक मिनट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एक मिनट से जस्ट। तो अभी क्या हुआ कि जो आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ये क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड होगा। और ये रिड्यूस्ड होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये किससे रिड्यूस होगा? सो दिस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस NADPH, it will get reduced into glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate plus H3PO4 that is phosphoric acid और inorganic phosphate plus, सॉरी ये इनऑर्गेनिक नहीं होगा, ये फॉस्फोरिक एसिड ही होगा, प्लस NADP प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। समझे क्या कुछ? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सब सही में सबको समझ में आया? प्लीज बताइए। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। Yes, sir. ओके Sir. ओके। देखिए एक चीज यहाँ पे हमने सीखी, क्या सीखी, एक एटीपी यूज हो रहा है फॉर 3-PGA टू बिकम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक एटीपी यूज हुआ। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब रिड्यूस करना है तो NADPH जो है तो वो लगा, तो एक NADPH यूज हुआ, करेक्ट है। और इसने क्या फॉर्म किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। इसको ही हम 3-PGAL बोलते हैं। आपको यदि स्तुति ने जब पढ़ा रही होगी तो उसने बोला होगा कि जो 3 कार्बन होते हैं दैट इज ट्रायोस, तो ट्रायोस को हम धाप और पागल बोलते हैं। Yes, sir. बताया था ऐसा? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो इसके इस तरह से इसको हम याद रखते हैं, धाप और पागल। तो पागल एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एंड बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब धाप पागल में कन्वर्ट हो सकता है और पागल धाप में कन्वर्ट हो सकता है। इतना बताया था? Yes, sir. हाँ। Yes, मतलब sir. क्या है, पागल से आप धाप बना सकते हो, धाप से पागल बना सकते हो। तो अभी ये पागल या धाप दोनों कोई भी बन गया तो अभी पागल बन गया है। तो ये पागल मतलब क्या है, ये वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate या 3-phosphoglyceraldehyde बोथ आर द सेम थिंग। ये पागल जब बन जाएगा तो पागल
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसका, फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट्स, इन दोनों का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मतलब यदि फैट सिंथेसाइज करना है तो भी पागल जो है वो कर सकता है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है तो भी पागल जो है वो कर सकता है। तो फिर ये क्या होगा, आगे चल के ये पीजीएल मॉलिक्यूल जो होगा, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, मतलब एक पागल और पागल इज कन्वर्टेड इनटू धाप, तो पागल और धाप दोनों मिला के मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पागल बने हैं समझ लीजिए। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो धाप में चला जाएगा और एक पागल ही रहेगा। तो अभी एक धाप बन गया, एक पागल बन गया। क्लियर है इतना? यस सर। देखिए एक साइकिल में sir. आपका एक पागल बना था, दूसरी साइकिल में दूसरा पागल बनेगा, दो पागल आ गए। Yes, sir. So, दो पागल ने, फिर एक पागल क्या बोलेगा, मैं पागल नहीं रहूंगा, मैं धाप बन जाऊंगा, तो वो इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब कन्वर्ट हो गया वो पागल धाप में। तो आपके पास एक पागल है अभी और एक धाप है, तो ये जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ना तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं। क्या बना देंगे, व्हेन दे कंबाइंस विद ईच अदर, क्योंकि फ्रुक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पागल और एक मॉलिक्यूल ऑफ धाप बनाता है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे फिर, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आइदर दोनों मिलके फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना सकते हैं या फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पागल और धाप को बनाएगा। इतना समझ में आया है? Yes, sir. फिर ये रिवर्स प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में उल्टा होता है, मतलब क्या, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से पागल बनता है और धाप बनता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये रेस्पिरेशन है, इधर से जाएंगे हम तो ये रेस्पिरेशन है, इधर से आएंगे तो फोटोसिंथेसिस है। पागल धाप फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज। तो इधर से जाओगे तो ये रेस्पिरेशन होगा, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इधर से जाओगे तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। और इस तरह से रिडक्शन की प्रोसेस में आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूज किया जाता है। समझ में आया है? सर बनता है क्या, यूज किया जाता क्या? ग्लूकोज? ग्लूकोज बनेगा ना फोटोसिंथेसिस में बने। ये उल्टी वाह। प्रोसेस रेस्पिरेशन बोली मैंने आपको, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बोली मैंने आपको। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनाना ही तो इंपॉर्टेंट चीज है ना डार्क रिएक्शन की। यस सर। सर यस, मतलब फोटोसिंथेसिस में वो ढाप और पागल का कॉम्बिनेशन होगा ना? राइट। Yes, समझ में आया है किसी को? ये गलत क्वेश्चन है, किसको किसको समझ में नहीं आया? प्लीज बताइए। मुझे सर, सर इसका रिवर्स मतलब पीजीएल और ढाप रेस्पिरेशन में बनेगा क्या? राइट, एक मिनट में बताता हूँ विशाखा। अनुजा तेरे को भी नहीं समझ में आया ना? अनुजा, और कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? वेरी गुड। तो देखिए अभी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ये चीज बताता हूँ, ठीक है? वन नोट दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir.
सी। अभी आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, क्लियर है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस एटीपी, ये क्या बना देगा? एंजाइम की तरफ मत जाइए। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अभी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा तो प्लस NADPH, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए NADPH लगेगा, और NADPH लगने के बाद ये क्या बना देगा? प्लस ADP। ये क्या बना देगा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या? H2 रिमूव करने का काम करेगा। तो अभी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, ये हुआ तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस क्या बनेगा? प्लस आपका NADP प्लस एक फॉस्फेट निकला है तो H3PO4। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलेंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मतलब पागल बन चुका है। अभी एक पागल बना, ठीक है, यहाँ पे एक PGL आया, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अभी एक PGL आया, फिर से ये साइकिल रिपीटेड। साइकिल रिपीट होने के बाद फर्स्ट PGL, सेकेंड PGL, क्लियर है? यस सर। ओके। अभी हमारे पास मतलब प्लांट्स के पास 2 PGL है, लेकिन 2 PGL का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बन नहीं सकता। तो एक PGL क्या बोलेगा? यार कुछ नहीं बनने से अच्छा है कुछ बनना बेहतर है। तो ये पहले खुद को DHAP में कन्वर्ट कर लेगा। कन्वर्ट कर लिया। यस सर। अभी आपके पास क्या क्या है? एक DHAP और एक PGL। वेरी गुड। अभी हमारे पास एक DHAP और एक PGL है, क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी देखिए हमारे पास है एक DHAP प्लस 1 PGAL, ठीक है। अभी हम फोटोसिंथेसिस की तरफ यदि जाएंगे तो when DHAP plus PGAL combines they will form fructose 1,6-bis phosphate। क्या फॉर्म किया उन्होंने? फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate। फ्रुक्टोज 1,6-bis phosphate आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? एक उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। एक रिमूव होने के बाद ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फॉर्म करेगा, एज 1 फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गया है। रिमूव होने की वजह से क्या और रह गया? 6-फॉस्फेट रह गया। अभी हमें पता है कि फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर द आइसोमर्स, है या नहीं? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो फिर ये क्या होगा? इसमें आइसोमराइजेशन होगा, मतलब आइसोमरेज एंजाइम इस पे एक्ट होगा और ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर दिया इसने? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इतना क्लियर है? यस सर। यस इसमें से फिर से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, क्या बन गया? ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द C3 साइकिल, जो हमारा डार्क रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। इतना समझ में आया है? यस सर। देखिए अभी Yes, इस रिएक्शन में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? इस चीज का रिडक्शन हुआ है, दैट इज 1,3-bis फॉस्फेट जो है, तो 1,3-bis किधर गया? इसका रिडक्शन हुआ है और इसीलिए नेक्स्ट प्रोसीजर को बोला जाता है रिडक्शन। एक कार्बोक्सिलेशन हुआ, अभी दूसरा हमने रिडक्शन देखा। इसमें क्या हुआ? फाइनली ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज हुआ। ये हो गया फोटोसिंथेसिस। मतलब एक मिनट, यहां से यहां तक इस वे से, इस डायरेक्शन से जो होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा। अभी
यदि उल्टा जाते हैं ना तो क्या होता है पता है क्या? रेस्पिरेशन में पहले ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का लाइसिस होता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो उसमें ग्लूकोज पहले होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है अपना, सॉरी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज is converted into glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate, and then fructose 1,6-bisphosphate is split into or break into 3 carbon compound, 1 3 carbon compound that is DAP and 1 3 carbon compound that is PGL। तो ये क्या हुआ, ये रिवर्सल हो गया अभी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस किसकी स्टेप है, रेस्पिरेशन की। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों उल्टी डायरेक्शन से चलते हैं। फोटोसिंथेसिस यदि बनाएगा तो ग्लाइकोलिसिस उसको तोड़ेगा। समझ में आया है? यस सर। क्लियरली मतलब समझ ये में आया प्रोसेस है? रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। यस, फोटोसिंथेसिस देखिए ना, सिंपल सी चीज है यार। जस्ट वन गिव मी अ मिनट। CO2 plus H2O in presence of light, it will give rise to C6H12O6 plus O2। इसी रिएक्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, राइट है? यस सर। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, रेस्पिरेशन। समझे? लेकिन फर्क इतना ही है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाती है, एनर्जी जो है यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। सो इसीलिए ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है ऑफ ईच अदर। दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, एज वी नो सिंथेसिस हो रहा है। दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, नॉर्मली इट इज कैटाबॉलिक बट इट इज एम्फीबॉलिक, बट अभी के लिए वो कैटाबॉलिक कंसिडर कीजिए। समझ में आया है? यस सर। ओके, सो दैट वे आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 1,3-bisphosphoglyceric acid, and that's why this step is called as reduction। रिडक्शन में यदि हम यहाँ पे देखेंगे, अभी ये दिख रहा है आपको मेरा प्रेजेंटेशन? यस सर। ओके, तो हमें जब एक CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है तो यहाँ पे एक ATP रिड्यूस हुआ और एक NADP जो है वो NADPH जो है वो रिड्यूस हुआ। तो इस तरह से हमें कितने क्या क्या यूटिलाइज किया, ATP और NADPH जो है वो यूटिलाइज किया है। करेक्ट है? यस सर। ओके, यस सर। 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए फिलहाल हमें एक ATP लगा है और एक NADPH लगा है। देन ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब क्या, 3 कार्बन फॉस्फेट। तो जो फॉस्फोग्लिसराइड था या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये ट्रायोस फॉस्फेट था। इससे आपका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फिर सुक्रोज या स्टार्च बनेगा, दैट विल डिपेंड कि वहां पे क्या नीडेड है। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, फिर एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनेगा, या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा जब उसको स्टोर करना है एनर्जी को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो PGL मॉलिक्यूल होता है, तो ये PGL मॉलिक्यूल कंटिन्यू होता है इन द रिएक्शन। एक इधर चला जाएगा, एक इधर। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रोसीजर है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। रिडक्शन समझ में आया है? यस सर। हाँ, अभी रिडक्शन में क्या होगा, एक इतना ही ज्यादा अंदर मत जाइएगा। एक PGL रहता है, एक PGL इधर आएगा, एक PGL आने के बाद नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। एक्चुअली यहाँ पे 5 RUBP मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल लिए जाते हैं? 5 RUBP। कितना हुआ? 5 into 6 नहीं, 6 लिए जाते हैं। 6 into 5 कितने हुए? 30 कार्बन। समझ में आया क्या? हेलो सर, ये लास्ट वाला नहीं समझा। सर ये 6 RUBP का नहीं समझा। अभी आगे ऊपर से फिर से जाते, फिर से कर रहे हैं। हमने क्या किया, 6 RUBP को लिया,
इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 RUBP हमने 6 RUBPs को लिया एक साथ। ओके यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने लगेंगे? 6 RUBP, तो कितने 6 CO2 CO2 को फिक्स करेगा? 6 CO2। हाँ, अभी ये टोटल कितने हो गए? ये 5 कार्बन कंपाउंड है ना, तो इसीलिए ये टोटल कितना 30 कार्बन हो और गया? 30 36 कार्बन हो गया। ये कितना है? 6, 36 हो गया। ठीक है, 36 से कितने पीजीए Yes, मॉलिक्यूल sir. बनेंगे? 12। राइट, 12। 12 पीजीए मॉलिक्यूल बनेंगे। 12 पीजीए मॉलिक्यूल में से जो 2 पीजीए मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। कितने? 2। सर 12 को अगेन 18 बनेंगे ना? नहीं ना राजा, 3 कार्बन कंपाउंड है ना। Yes, 12 into 3 36। मैंने 2 कर दिया था। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या बना? 2 जो इसके मॉलिक्यूल्स थे पीजीएल के, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, पागल के, वो सुक्रोज या मतलब ग्लूकोज बनाने में आ गए। क्लियर है? यस सर। यस सर। बचे कितने? बच्चे कितने? 2 इधर आ गए तो 10 10 10 इधर आ जाएंगे इस साइकिल में, रीजनरेशन में। 10 into 3 कितने हुए? 30। 30। और 30 divided by 5 is equals to 6। 6 RUBP बन जाएंगे। बने 6। यस मतलब सर। जितने Yes, यूज sir. किए थे हम लोगों Yes. ने उतने फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसीलिए इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. क्लियरली समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देख लेते। इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUBP। इसको कितना लगेगा? 1 ATP लगेगा, ठीक है, फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ RUBP। एंड हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP molecules and 2 NADPH2 molecules are required। मतलब यदि आपको एक CO2 को फिक्स करना है, so you will require 3 ATP molecule and 2 NADPH molecule। समझ में आया है? यस सर। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 RUBP लिए थे, मतलब 6 CO2 फिक्स किया है, तो कितने ATP और कितने NADPH लगेंगे? कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। 18 ATP और 12 NADPH। 18 ATP। अगेन 18 ATP and 12 NADPH। वेरी गुड। अभी मेरे को बताइए, आपको ऐसा पूछा गया कि 176 RUBP molecule is there for the photosynthesis, so how many ATP and NADPH is needed to complete the C3 cycle? सर अमाउंट फिर से बताइए नहीं। 176 RUBP molecule is present in the reaction, and to complete the C3 cycle, how many ATP and NADPH are needed? 528 ATP। 528 ATP. Okay. And NADPH? 352। 352. Very good. So that much number of ATP and NADPH are needed. देखिए, जिन लोगों को समझ में आया है उन लोगों के लिए अच्छी बात है, जिन लोगों के लिए समझ में नहीं आया है उनके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं मैं आप लोगों को। ATP जब पूछे जाएंगे आपको पर CO2 या RUBP मॉलिक्यूल, तो जितने CO2 पूछे जाएंगे उनको इंटू 3 करना है। मतलब जैसे 70 पूछे गए तो 70 इंटू 3 कर लेना है 210, और आपको
उतना ही CO2 है, तो फिर आपको क्या करना है 70 × 2। तो इस तरह से NADH2 डबल में होते हैं और ATP ट्रिपल में होते हैं ऑफ नंबर ऑफ RUBP और CO2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया है? तो दिस इज 140 एंड दिस इज 210। सो इस तरह से आप जो नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया गया है, टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स आर नीडेड। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 6 ही ले लिया, मतलब फिनिश ही कर दिया, टेंशन ही नहीं लिया। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने ATPs और NADPs की जरूरत है? 18 ATPs को। एक्चुअली हमें 12 ही जरूरत है सिर्फ ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन साइकिल कंप्लीट करने के लिए अप टू द रीजनरेशन हमें 18 ATP एंड 12 NADPH की जरूरत है। क्लियर है? यस सर। क्लियरली क्लियर है? सर ये फिर से बताइए 18 ATP वाला। देखिए अभी RUBP when they will 6 RUBP combines with 6 CO2 molecule, so they need 2 ATP here, 2 NADPH here, 2 ADP, 2 NADPH। अभी ये टोटल मतलब पर CO2 ना, तो यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया 12-12 में ही, यहाँ पे ग्लूकोज तो बन जाएगा ना अंदर। यस सर। इसको रीजनरेट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा 6 ATP की जरूरत रहेगी। तो ये अमाउंट जो है जो निकाला हुआ है वो ये पूरी साइकिल के लिए निकाला हुआ है, लेकिन ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने लगेंगे, तो वो 12-12 ही लगेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया है, कि कंप्लीट साइकिल में पूछा गया है या सिर्फ ग्लूकोज सिंथेसिस में स्पेसिफाई किया गया होगा। तो नॉर्मली इसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, सो दैट वाई द आंसर विल बी 18 एंड 12। क्लियर है? So this is about the C3 cycle। C3 साइकिल में हमें क्या मिलता है? C3 साइकिल में हमें इन क्या होता है, 6 CO2 इन होते हैं, 18 ATP इन होते हैं, 12 NADPH इन होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आउट होता है, 18 ADP आउट होते हैं और 12 NADP आउट होते हैं। So this is the outcome of Calvin cycle, income and outcome। समझ में आया है? क्लियरली समझ में आया है? ओके कोई डाउट है C3 में तो प्लीज आस्क, प्लीज। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट में बनाना भूल गया आप लोगों को, ये जो प्रोसेस होती है दैट इज 10 नंबर ऑफ PGL मॉलिक्यूल जो रीजनरेशन में जाने वाले हैं, तो वो किस तरह से RUBP बनते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज RUBP रीजनरेशन। तो ये RUBP रीजनरेशन ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा 30 मॉलिक्यूल जो होंगे, 30 कार्बन जो होंगे वो डिवाइडेड बाय 10 कर दिए जाएंगे और फिर 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 कर दिए जाएंगे और 6 कार्बन के 6 RUBP मॉलिक्यूल जो है 5 कार्बन के 6 RUBP मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। तो इसका इतना इजी कैलकुलेशन नहीं है, इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जो हम कितना टाइम हुआ है रे, चलिए पढ़ लेते हैं पहले, भले C4 कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा क्या? यस सर। पढ़ना है क्या पर इम्पोर्टेंटली? यस सर। सही में पढ़ना है? हाँ सर। थोड़ा एक हाथ हाँ लेक्चर सर। इधर उधर होगा फिर चलेगा सर। चलेगा सर। वैसे 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूं मैं। मैं लिख रहा हूं ना, तो मेरे पीछे पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ठीक है?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. नंबर दे दीजिएगा, मतलब आप लोगों को थोड़ा सिंपल रहेगा। सर यस, वो ज़ाइल्यूलोज है क्या? ज़ाइलुलोज है। यस।
हो गया क्या? सर वहाँ सर पे एक बार राइबोज है क्या? यस, ये राइबोज है। हो गया तो बता दीजिए लिखने के बाद। हो गया यस सर। बाकी क्या किसी का? सर एक बार थर्ड नंबर का दिखाइए ना। हाँ, एक मिनट। हो गया? यस सर। देखिए नहीं हुआ होगा ना तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा मैं।
एक्सप्लेन करना उतना जरूरी है। हो गया सर। जिसका नहीं होगा वो उनको भी यूज हो जाएगा वो 5 से 7। नंबर भी दे दिए तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने ले देखिए एकदम वैसे सिंपल है, लेकिन समझी तो सिंपल है, नहीं समझी तो नहीं है। और देखिए क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज है। हाउ RUBP regeneration is possible? As we know, how many PGL is enters into the RUBP regeneration out of 12? 10 10 PGL। इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी 10 PGL में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं धाप में। PGL कितने बचे? 6। धाप कितने हुए? 4। समझ में आ गया? यस सर। आइसोमरेज एंजाइम एक्ट होगा इस पे, क्योंकि दोनों आइसोमर से एक दूसरे के। क्लियर है इतना? यस सही में? सर। ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज अल्डोलिस। देखिए यहां पे क्या किया हमने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP के ले लिए। आउट ऑफ दिस 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूटिलाइज कर लिए DHAP के, 2 मॉलिक्यूल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं PGL के। तो टोटल यहाँ पे कितने बचे? 4। यहाँ पे कितने बचे? 2। ठीक है? यस सर। हाँ। यस तो सर। अभी ये 2 मॉलिक्यूल्स आपकी यूज किए, 2 पागल की यूज किए, दोनों कंबाइन हुए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेस। तो मैंने बताया था आपको, जब धाप और PGL कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स बने? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बने। इतना क्लियर है? यस सर। अभी हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 4 मॉलिक्यूल PGL के हैं, 2 मॉलिक्यूल धाप के हैं और 2 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के हैं। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। अभी ये 2 मॉलिक्यूल जो फ्रुक्टोज के हैं हमारे पास, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हुआ। तो वाटर ऐड होने की वजह से यहाँ का फॉस्फेट जो है वो निकल गया। फॉस्फेट निकलने की वजह से वो 2 फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में निकले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ का एक फॉस्फेट जाने की वजह से ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बच गया। ये क्या बच गया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बच गया। तो ये फॉस्फेट निकल गया, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इतना क्लियर है? यस सर। अभी ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पागल के साथ फिर से, मतलब हमने 2 मॉलिक्यूल फिर से पागल की यूज कर दिया। तो हम ऊपर जा रहे हैं अभी, -2 पागल। तो हमारे पास कितने पागल बचे अभी? 2 पागल, 2 धाप, और बाकी जो बचा ही आपके सामने है। हाँ, तो देखिए अभी 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज कर लिए, तो अभी 2 ऊपर बचे, वो लिख लिए हम लोगों ने। अभी हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको कंबाइन किया पागल के साथ। कितना कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट? 6 कार्बन। पागल कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। तो 2 मॉलिक्यूल्स टोटल कितने कार्बन हुए? ये 12, और ये कितने हुए? 6। करेक्ट है? टोटल 18। इनसे क्या बना? जब ये दोनों कंबाइन हुए, तो दोनों कंबाइन होने के बाद ये बनाएंगे आपके एक 5 कार्बन शुगर, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन शुगर, 10 प्लस 4 कार्बन शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 8। टोटल कितने कार्बन हुए? 18। ये 18 और ये 18 इक्वल हो गए। लेकिन हमें फ्रुक्टोज और पागल से क्या बना, क्या मिला? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसका जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रांसकेटोलेज। इस पे जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रांसकेटोलेज। क्लियर है? यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फेटेज।
इतना समझ में आया है सही में? देखिए सिंपल सी चीज हुई है दैट इफ आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 6 कार्बन कंपाउंड में एक 3 कार्बन कंपाउंड ऐड करोगे तो टोटल 9 कार्बन हो जाएंगे। 9 कार्बन से क्या बन सकता है, एक 5 कार्बन की शुगर बन सकती है और एक 4 कार्बन की शुगर। तो हमने इसके 2-2 मॉलिक्यूल लिए थे, इसीलिए इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स बने, मतलब 5 कार्बन की ज़ाइलोज बना और 4 कार्बन का इरिथ्रोज बना। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अभी इरिथ्रोज के साथ इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट जो बना है हमारा यहाँ पे, ज़ाइलोज अभी लॉक कर दिया हमने। क्या कर रहे हैं हम, इसको अभी लॉक कर रहे हैं। एक मिनट, ज़ाइलोज को लॉक कर दिया, अभी इसका कोई लेना देना नहीं, ये खत्म हो गया। अभी इरिथ्रोज लिया हम लोगों ने और इरिथ्रोज के साथ क्या कर रहे हैं पता है क्या, अभी इरिथ्रोज के साथ 2 DHAP मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कितने बचे थे DHAP मॉलिक्यूल? 2 बचे थे। -2 = 0। अभी हम DHAP को खत्म कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अभी सर वहाँ पर इरिथ्रोज, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ना? ये 4 फॉस्फेट, 4th में बना हुआ, ये और 4th 5th फॉस्फेट। में और 5th में एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट। नहीं, वो 4 ही था, वो गलती से लिख दिया। 4 फॉस्फेट है। यस सर। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कंबाइंस विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DAP जो अभी खत्म हो गए इसके बाद। तो ये क्या बनाएगा, दिस इज 4 कार्बन शुगर, दिस इज 3 कार्बन शुगर, 3 + 4 कितना हुआ, 7 कार्बन। तो 7 ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स इसके, इसीलिए सूडोहेप्ट्यूलोज के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, 2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये क्या बनाएगा, सूडोहेप्ट्यूलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। ये क्या बनाएगा, सूडोहेप्ट्यूलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। इतना समझ में आया है? यस सर। सर। अभी ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अभी 2 मॉलिक्यूल्स बनने के बाद क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बनने, सूडोहेप्ट्यूलोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनने के बाद इसका फिर से, इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद सॉरी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, दैट इज इट इज ट्रांसकेटोलेज अगेन। इट इज फॉस्फेटेज अगेन। अभी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड रिमूव होगा और सूडोहेप्ट्यूलोज जो 1,7 बिसफॉस्फेट था वो सूडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट रह जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। ओके। लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है देखिए, सूडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट जो 2 PGL बच गए थे, 2 ही बचे थे ना? हाँ सर। यस सर। ये देखिए 2 बचे ना, ये भी खत्म हो गए, अभी हमारे हो गए खत्म। यस सर। हाँ, तो अभी ये 7 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, कितने हुए टोटल, 10 कार्बन कंपाउंड। सही है? तो ये 10 कार्बन कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, ये 10 कार्बन कंपाउंड मिलके एक 5 कार्बन, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन दैट इज राइबोस 5 फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन दैट इज ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। तो हमारे पास अभी क्या क्या बचा है, राइबोस 5 फॉस्फेट और कितने कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं, 2 मॉलिक्यूल, किसके, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबोस के 2 मॉलिक्यूल 5 फॉस्फेट के एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। ये ऊपर वाला लॉक किया हुआ कौन पकड़ेगा, उसको यूटिलाइज किया ही नहीं ना हमने कोई अगली रिएक्शन में, ये वाले को किया क्या कहीं? नहीं सर। तो ये 2 और ये 2 4 हुए ना फिर। यस सर। अभी आपके पास बचा है, देखिए आपके पास क्या बचा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोस
5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो होता है ये आइसोमर होता है किसका? राइबोस 5 फॉस्फेट इज द आइसोमर ऑफ राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट। तो फिर आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो होगा वो राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट बनाएगा। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। आरयूबीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ये आरयूबीपी है ना। और यस सर। ज़ाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल्स थे, ये भी पाई कार्बन कंपाउंड ही है। ज़ाइलुलोज के, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, दिस आर इपीमर्स। तो इपीमरेज एंजाइम जो होगा वो ज़ाइलुलोज पे एक्ट होगा, और ज़ाइलुलोज पे एक्ट होने के बाद राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट के, सॉरी 20 फॉस्फेट आएगा ये, राइब्यूलोज नहीं, राइब्यूलोज फॉस्फेट 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा? राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। सो दैट विल बी a RUBP 2 and 4, total 6 RUBP is regenerated from 10 molecules of 3-PGAL। समझ में आया है? यस सर। सही में समझ में आया क्या? प्लीज बताइए। सर वो 7th वाली स्टेप है, उसमें राइट साइड में 10 कार्बन है और लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहे हैं। एक मिनट। ट्रांस केटो लेस, हाँ कैसे ज्यादा हो रहे हैं? कैसे ज्यादा हो रहे हैं? राइट है ना। ये 7 और 3 10, 5 और 5 10। सर वो मोल भी लिया था तो उधर ज्यादा। हाँ वो मोल, वो 2 मोल ऐसा वो ले लिया, वो इसीलिए मैंने ग्रीन में लिखा है कि कंफ्यूजन नहीं हो ऐसा। तो इस तरह से 6 आरयूबीपी मॉलिक्यूल रीजनरेट होंगे। अभी ये 6 आरयूबीपी नहीं हुए, मतलब ये क्या हुआ? राइबुलोस 20 फॉस्फेट नहीं हुआ एक्चुअली, ये राइबुलोस 5 फॉस्फेट हुआ है। अभी इसके ये क्या होगा फिर? देखिए आपके पास क्या है अभी? राइबुलोस 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल से? 6 मॉलिक्यूल से जो बने अभी फाइनली। इस पे प्लस 6 एटीपी मॉलिक्यूल, 6 एटीपी मॉलिक्यूल जब ये होंगे तो ये क्या बना देगा? राइब्यूलोस 1,6-bis फॉस्फेट प्लस 6 एडीपी। इस तरह से 6 एटीपी जो है वो आपके यूज हुए फॉर रिजनरेशन ऑफ द आरयूबीपी। तो इसीलिए वहां पे रिजनरेशन में हमने 6 एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन दिखाया है। सो इस तरह से फाइनली आपकी जो रिएक्शन है दैट इज 6 आरयूबीपी मॉलिक्यूल रिजनरेट हो गए। समझ में आया है? यस सर। ये क्या ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? इससे सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन इस चीज का कोई नहीं दे सकता आप लोग को। समझ में आया है क्या? मैं और अंदर जा सकता था, मैं नॉर्मली पर जरूरत बिल्कुल नहीं है, 0.001% की भी जरूरत नहीं है, बट मैं स्ट्रक्चर से भी आपको बता सकता हूँ ये चीज। समझ में आया है? यस सर। यस सर। क्लियरली समझ में आया है कि किस तरह से फाइनली आपके पास 10 पीजीएल होते हैं, 10 में से 4 जो पीजीएल होते हैं वो धाप में कन्वर्ट होते हैं, धाप के 2 मॉलिक्यूल्स, और 6 में से 2 पीजीएल मॉलिक्यूल कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने टोटल मॉलिक्यूल्स यूज हो गए? आपके 10 में से 4 यूज हो गए, 6 बचे। 6 किस तरह से वर्क करते हैं? 6 में से फिर फ्रुक्टोज के साथ 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं पीजीएल के वो कंबाइन होते हैं, और वो एक 5 कार्बन शुगर दैट इज ज़ाइलुलोज और एक 4 कार्बन शुगर दैट इज इरिथ्रोज यूज करते हैं। तो अभी आपके पास 2 पीजीएल के और 2 धाप के मॉलिक्यूल बचे हैं आफ्टर दिस, मतलब एक ज़ाइलुलोज बनने के बाद और एक इरिथ्रोज, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ाइलुलोज और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज बनने के बाद ज़ाइलुलोज को लॉक कर दिया। अभी आपके पास इरिथ्रोज के 2 मॉलिक्यूल्स पीजीएल के और 2 मॉलिक्यूल्स धाप के बने। अभी क्या किया? जो लास्ट 2 मॉलिक्यूल धाप के हमारे पास बचे थे तो इरिथ्रोज के साथ कंबाइन कर दिए, दैट इज 4 कार्बन कंबाइंस विद द
3 carbon compound, then they will form 7 carbon compound, that is pseudoheptylose. तो अभी आपके पास 2 pseudoheptylose मॉलिक्यूल है और 2 PGL मॉलिक्यूल बचे हैं। तो जब हम pseudoheptylose को PGL मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे 5-5 कार्बन के। एक होगा राइबोस 5-फॉस्फेट और दूसरा होगा ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट। ऊपर एक ज़ैल्यूलोज मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट बने थे, नीचे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट बनेंगे। टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट बने और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोस 5-फॉस्फेट बने। राइबोस 5-फॉस्फेट और राइबुलोज 5-फॉस्फेट आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम के हेल्प से राइबोस इज कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज और इस तरह से राइबुलोज 5-फॉस्फेट बना। उसके बाद मतलब 2 मॉलिक्यूल बने। उसके बाद ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स थे, दे कंबाइन विद द as they are the epimers of each other, ribulose and cellulose। तो epimerase एंजाइम के हेल्प से 4 ज़ैल्यूलोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए 4 राइबुलोज 5-फॉस्फेट में। इस तरह से 6 राइबुलोज 5-फॉस्फेट हमारे पास बने। फिर 6 राइबुलोज 5-फॉस्फेट में हमने 6 ATP मॉलिक्यूल्स डाले और 6 ATP मॉलिक्यूल्स डालने के बाद उनके 6 फॉस्फेट ग्रुप इधर शिफ्ट हुए और हर एक राइबुलोज 5-फॉस्फेट पे वो फॉस्फेट ग्रुप गया और इसीलिए फिर वो राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट जो है वो बना। इस तरह से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP जो है तो वो रीजनरेट हुए। So this is the process how RUBP molecule is regenerated from 10 molecules of पागल। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes. क्लियरली समझ में आया कि पागल से कैसे 10 पागल मॉलिक्यूल से कैसे 6 RUBP मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। Yes sir. Yes sir. एक बार देख लीजिएगा घर पे, आज उसका थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। इट इज वेरी सिंपल दो, बट यदि नहीं समझ में आया तो मेरे को बताइएगा, मैं फिर से आपको एक बार ये चीज जो है वो बता दूंगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द C4 साइकिल कि C4 साइकिल क्या होता है, कैम क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। क्लियर है? Yes sir. ओके। Yes sir. आज कितने बजे लेना है ये बताइए जल्दी से, 3 या 6? 3। चलिए 3 बजे आइए, 3 बजे मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके, Yes sir. चलो बाय, टेक केयर, Yes sir. स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय 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 बाय।